नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर अपने चैनल सारा लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज़ की तरह आज एक बार फिर हम डेली हिस्ट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूं और इस उम्मीद के साथ कि ये आप सभी लोगों के लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी होगा। आइए शुरू करते हैं आज की टॉपिक का पहला पॉइंट। आज की टॉपिक का पहला पॉइंट है महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन की बात करेंगे हम लोग। आज ही के दिन 29 अप्रैल को 1236 में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के एक प्रमुख शासक इल्तुतमिश का निधन हुआ। दूसरा निधन किसका हुआ? आज ही के दिन 29 अप्रैल 1997 को भारतीय रिजर्व बैंक के 17वें गवर्नर आर्यन मल्होत्रा का निधन हुआ। हम पहले पॉइंट को अपने देखते हैं। आज ही के दिन 29 अप्रैल 1236 को दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के एक प्रमुख शासक इल्तुतमिश का निधन हुआ। हम बात करते हैं सबसे पहले अपने पॉइंट दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत इतिहास की दृष्टि से देखें तो मध्यकालीन इतिहास का भाग है दिल्ली सल्तनत, जिसकी शुरुआत होती है 1206 से, या कह सकते हैं मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद। 1206 से लेके 1526 तक का काल इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। और इस समय दिल्ली सल्तनत के इतिहास में 5 वंशों ने शासन किया। 5 वंशों ने, उनका नाम हम सुनते हैं। नाम है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। क्रम ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, फिर सैयद वंश आता है, फिर लोदी वंश आता है, जिसमें से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश तुर्क थे और लोदी वंश अफगान था। याद करने के लिए सिर्फ आप लोदी वंश याद करिए। लोदी वंश अफगानों का वंश था, बाकी ऊपर के 4 जो वंश थे दिल्ली सल्तनत में वो सब तुर्कों के वंश थे। अर्थात यहाँ पे राज्य करने वाले, यहाँ पे शासन करने वाले वंश के जो प्रमुख थे वो सभी तुर्क थे। और लोदी वंश में जो शासक था वो अफगान शासक था। बात करते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश, इसका नाम पड़ा गुलाम के नाम से। गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसने दिल्ली सल्तनत पे खुद को काबिज रखा और गुलाम वंश की स्थापना की। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना की और यहाँ से स्टार्ट होता है मुस्लिमों का भारत में व्यवस्थित शासन, जो कि एक तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने 1206 में एक वंश की शुरुआत की, गुलाम वंश। क्वेश्चन पेपर में सीधे मिलता है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो उत्तर होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कब से कब तक वो रहा? 1206 से 1210 तक उसने शासन किया और लास्ट में चौगान खेलते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आराम शाह नाम का एक उसका ही बेटा आता है, जो कि बहुत ही पुअर एम्परर बना। कुछ इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं, सीधे मानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश की एंट्री हो जाती है। बट कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में शासन किया, गुलाम वंश की स्थापना की, जो कि 1206 से 1290 तक चला। पहला वंश गुलाम वंश। इल्तुतमिश शासक बनता है जो कि ऐबक का दामाद है। नाम आया है इल्तुतमिश, जिसकी निधन की चर्चा के लिए हम लोग बैठे हैं कि इल्तुतमिश का आज ही की डेट में निधन हुआ था। तो बात करते हैं इल्तुतमिश की। अभी हम फिर से बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अभी इल्तुतमिश की बात करते हैं। इल्तुतमिश जो ऐबक का दामाद था वो गुलाम वंश में ही, चूँकि वो ऐबक का दामाद तो था ही, साथ में वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसीलिए उसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्वेश्चन पेपर में आता है गुलामों का गुलाम कौन कहा जाता है? तो उत्तर होगा इल्तुतमिश। ऐबक की मृत्यु के समय वो बदायूं का सूबेदार था। 1229 में उसका शासनकाल 1211 से, इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 तक
अपनी मृत्यु तक उसने शासन किया। 1229 में उसे बगदाद के खलीफा, हमने पिछली वीडियो में बात की थी, बगदाद टर्की अर्थात ओटोमन जो साम्राज्य था वहाँ पे जो खलीफा होते थे उससे बाकायदा उसने सुल्तान की वैधानिक उपाधि ली थी। क्वेश्चन के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि पहला ऐसा कौन सा सुल्तान बना जिसे बगदाद के खलीफा से वैधानिक अनुमति या वैधानिक उपाधि मिली, तो वो था इल्तुतमिश। बात करते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का प्रथम शासक और दिल्ली सल्तनत का भी प्रथम शासक था, इसने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसने एक बेहतरीन कार्य किया था, इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। किसकी याद में क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी याद में करवाया, तो अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। पूरा करवाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके कार्य को मृत्यु के बाद उसके कार्य को पूर्ण करवाता है उसका दामाद और उसका गुलाम, या आप कहिए कि कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश उसका निर्माण पूरा करवाता है। निर्माण कार्य कौन, तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने कराया? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का कार्य पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश का शासन कब से कब तक था? 1211 से 1236 ईस्वी तक। गुलामों का गुलाम इसे कहा जाता था। बगदाद के खलीफा से इसने वैधानिक उपाधि ली थी सुल्तान की। और इम्पोर्टेंट चीज, किसकी याद में कुतुब मीनार बनवाया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की जो कि इतिहास और कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश से जुड़े हुए हैं। तो भारत में निर्मित पहली मस्जिद कबेट उल इस्लाम जो कि दिल्ली में है, किसने बनवाई? ऐबक ने। भारत में निर्मित, ध्यान से सुनिएगा, पेन लेके कॉपी में नोट कर लीजिएगा, भारत में निर्मित पहली मस्जिद कबेट उल इस्लाम कहाँ है? दिल्ली में। किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बात करते हैं इल्तुतमिश से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट फैक्ट। भारत में निर्मित प्रथम मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। नसीरुद्दीन का मकबरा जिसे कहा जाता है, और ये भी दिल्ली में ही है। किसकी याद में ये बना? सुल्तान गोरही की याद में ये बना। शायद आप लोगों को फैक्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ से जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दिल्ली सल्तनत में आप एक पॉइंट याद रखिएगा, लोदी वंश अफगान वंश था, बाकी के सारे वंश तुर्क वंश थे। प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। उसके बाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक रहता है। आज ही के दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। भारत में निर्मित प्रथम मकबरा नसीरुद्दीन का मकबरा इल्तुतमिश बनवाता है, और भारत में निर्मित पहली मस्जिद कबेट उल इस्लाम दिल्ली में है, ऐबक द्वारा बनवाया जाता है या कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिल्ली सल्तनत से आप लोग और भी जान लीजिएगा। गुलाम वंश से रिलेटेड एक क्वेश्चन कि इल्तुतमिश की ही पुत्री रजिया सुल्तान थी जो कि भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। हमारा दूसरा पॉइंट है 1997 में आज ही के दिन भारतीय रिजर्व बैंक के 17वें गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा का निधन हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है जो भारत के सभी बैंकों का संचालक भी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, नहीं तो पॉइंट थोड़े थोड़े दिन बाद मिस होते जाएंगे। आज ही के दिन
भारत के 17वें गवर्नर आरबीआई के आर.एन. मल्होत्रा का निधन हुआ था। हम लोग यहाँ से अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालेंगे जो हम लोगों के काम का है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। तब इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और तब यह निजी बैंक था। तब इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। अभी ये क्या है? ये भारत का केंद्रीय बैंक है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कब बना? ये 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को ये भारत का केंद्रीय बैंक बना, अर्थात इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। इसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई, महाराष्ट्र में है। बात करें अगर इसके वर्तमान गवर्नर की, तो इसके वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। हम लोग किसके निधन की बात कर रहे थे? 17वें गवर्नर की। शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं। कब से हैं? 11 सितंबर 2018 से शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। बात कर लेते हैं थोड़ी सी आर.एन. मल्होत्रा की। ये साहब कौन थे, इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये तो जान ही चुके हैं कि ये रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। इतना जान लेते हैं ये कब से कब तक थे। तो ये 1985 से 1990, 4 फरवरी 1985 से 22 दिसंबर 1990 तक इनका कार्यकाल था। और ये 17वें नंबर के गवर्नर थे भारत के। आज ही के दिन 1997 में इनका निधन हुआ था, या इनकी एक्सपायरी आज ही के दिन हुई थी। आज ही के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की। मनमोहन सिंह, अगर बाय द वे क्वेश्चन का लेवल इधर उधर हुआ तो पूछ लिया उसने मनमोहन सिंह भारत के कौन से नंबर के गवर्नर रहे, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारे प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भारत के 15वें नंबर के गवर्नर थे आरबीआई के। कार्यकाल 1982 से 1985, अर्थात 15वें ये थे, 17वें ये हैं। 17वें गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा। हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से जो है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में मुख्यालय है मुंबई में। और इस समय वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। इनका क्रम है 25वां। और रिजर्व बैंक का कार्य क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। आज के अगले पॉइंट में आज ही के दिन 1661 में चीन के मिंग वंश ने ताइवान पर कब्जा किया। मिंग वंश चाइना में कब आता है? मिंग वंश चाइना में आता है युआन वंश के बाद। युआन एक चाइना में वंश था जिसने काफ़ी समय तक शासन किया। उसके बाद चाइना में आता है मिंग वंश। मिंग वंश का काल क्या था? 1368 टू 1644। अर्थात भारत में क्या चल रहा था? भारत में दिल्ली सल्तनत चल रही थी। और 1368 की बात करें तो उस समय भारत में तुगलक डायनेस्टी थी। तुगलक डायनेस्टी का कार्यकाल था 1320 टू 1414। 1320 से 1414 तक तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में कार्य कर रही थी या शासन कर रहा था। उस समय चाइना में मिंग वंश शासन कर रहा था, जो कि युआन वंश के बाद आता है। और उसने कब तक शासन किया? 1644 तक। और इसी ने ही ताइवान पर कब्जा किया। आज ही के दिन 1661 की हम लोग बात कर रहे हैं। आज ही के दिन 1661 में ताइवान पर कब्जा किया। अब यहाँ से हम अपने लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट निकालते हैं कि मिंग वंश के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि मिंग वंश चाइना में एक वंश था जो कि युआन वंश के बाद था। इसके बाद भी एक वंश आता है चिंग वंश। हम मिंग वंश की बात कर रहे हैं तो ताइवान की बात करते हैं। आपको ये रेड कॉर्नर में, रेड सर्किल में दिख रहा होगा, ये चारों तरफ वाटर से घिरा हुआ एक ये एरिया जो आपको दिख रहा है, यही है ताइवान। ताइवान एक द्वीप है। द्वीप किसे कहते हैं? जो चारों तरफ से वाटर, जिसके चारों तरफ वाटर हो, वही द्वीप है। अपने यहाँ भारत में कौन कौन से द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार जैसे है, लक्षद्वीप है, ये सारे द्वीप हैं। ताइवान। अब बात करते हैं ताइवान से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियों की। ताइवान अभी भी चीनी गणराज्य का हिस्सा है।
उसकी राजधानी ताइपे है, वहाँ के राष्ट्रपति साई इंग बेन है, मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग चाइना की। चाइना आपको येलो सर्किल येलो मैप में दिख रहा होगा, यही है चाइना, इसकी राजधानी है बीजिंग। अभी हाल ही के दिनों में किसके लिए फेमस है? कोरोना वायरस के लिए। किस शहर में हुआ था स्टार्ट? तो हुआ था वुहान में। वुहान देख लेते हैं कहाँ है मैप में एक बार। वुहान आपको दिखेगा ये थोड़ा सा आपको वुहान दिखाते हैं मैप में। चाइना में वुहान है कहाँ? चाइना में वुहान यहाँ है, ये वुहान दिख रहा है, यहीं से कोरोना स्टार्ट हुआ माना जा रहा है। चीन की राजधानी, चीन की बात करते हैं, बहरहाल छोड़िए। कोरोना चल रहा है अपने ही रफ्तार से। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं इस समय वर्तमान में शी जिनपिंग और मुद्रा है युआन। इसके मुद्रा की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये ऐसी मुद्रा है जो IMF की 5 मुद्राओं में अपना स्थान रखती है, अर्थात ट्रेड जो है IMF का जो ट्रेड है उसमें भी इसका स्थान, युआन का भी ट्रेड होता है, युआन में भी ट्रेड होता है। और बाकी 4 मुद्राओं की बात करते हैं तो 4 और कौन कौन सी मुद्राएं हैं? अगर ये 5वीं मुद्रा है तो डॉलर, पहली मुद्रा डॉलर, पाउंड, स्ट्रगलिंग येन जापान की मुद्रा है, आपको पता है, और युआन चाइना की मुद्रा है। ये 5 मुद्राएं IMF में शामिल हैं। मिंग साम्राज्य के बारे में एक इतिहासकार ने बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। मिंग साम्राज्य के बारे में उसने लिखा है कि पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में यह व्यवस्थित शासन और सामाजिक संतुलन का एक महान दौर था। कब से कब तक? 1368 से 1644 के बीच का। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। रेड फोर्ट दिख रहा है, इसी से जुड़ा कोई मामला होगा। आज ही के दिन 29 अप्रैल 1639 को दिल्ली में लाल किले की नींव रखी गई। साफ साफ दिख रहा है कि ये रेड ही है। ये रेड क्यों है? क्योंकि इसको बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसकी दीवारों का कलर लाल है, इसीलिए इसे लाल किला कहा जाता है। इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां कौन थे? शाहजहां 5वें मुगल बादशाह थे। तो इनसे पहले भी 4 रहे होंगे। अभी हमने कल की वीडियो में ही अपने बात की थी कि मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। बाबर के बाद कौन आता है? 1526 में, जहां दिल्ली सल्तनत खत्म होता है, लोधी वंश, अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। वहीं के बाद से कौन सा शासन शुरू होता है? मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की नींव रखी थी बाबर ने 1526 में। कल ही हम लोगों ने बात की थी। जिसको नहीं पता होगा पीछे की प्रीवियस वीडियो देख लेगा, उसको जानकारी हो जाएगी। कल हम लोगों ने मुगल वंश के बारे में अच्छी चर्चाएं की थी। उसके बाद हुमायूं आता है, फिर महान सम्राट अकबर आते हैं, उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां। तो 5वां क्रम है इनका। मुगल वंश के ये 5वें बादशाह थे जिन्होंने दिल्ली में लाल किले की नींव रखी। लाल किला कंप्लीट करवाया शाहजहां ने ही। नींव आज के डेट में रखी गई थी। आज का डेट है 29 अप्रैल 1639 को दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। वर्तमान में कहाँ है? पुरानी दिल्ली में। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। वर्तमान में ये विश्व धरोहर स्थल है, यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को ने कब घोषित किया? 2007 में। वर्तमान में भारत की कुल 37 साइटें ऐसी हैं जो यूनेस्को में शामिल हैं। पॉइंट ध्यान से रखिएगा, ये पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वर्तमान में भारत की कुल 37 साइटें यूनेस्को की विश्व धरोहर में हैं, जिसमें से 30 नेचुरल हैं, प्राकृतिक साइटें, 7 कल्चरल या सांस्कृतिक साइटें, और एक मिक्स है। मिक्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मिक्स ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक है। और इसका ये कौन सी चीज़ है? ये कंचनजंगा नेशनल पार्क है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है। ये भारत की एकमात्र विश्व धरोहर स्थल में मिक्स श्रेणी में शामिल है। आप लोग ये पता करके, खोज करके, जिसको नहीं पता है वो खोज करके बताएगा, जिसको पता है वो सीधे कमेंट में पिन करेगा। पिन आप लोग ज़रूर करिएगा।
हाँ, यहाँ से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है कि लाल किले के वास्तुकार कौन है। तो लाल किले के जो वास्तुकार हैं, जिन्होंने ताजमहल का वास्तुकार जिन्होंने ताजमहल की वास्तुकारी की, वही लाल किले की भी वास्तुकारी करेंगे। क्योंकि लाल किला और ताजमहल दोनों शाहजहाँ ने बनवाया था, तो उसने वास्तुकार भी एक ही रखा, और वाकई में ये अपने आप में महान वास्तुकार थे, इसमें नो डाउट है। लाल किला भी आज हम लोगों के लिए धरोहर स्थल है, और ताजमहल हम लोग देख ही रहे हैं। तो उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। अभी हाई कोर्ट RO का ये क्वेश्चन है, तो वास्तुकार का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। लाल किला व ताजमहल, इस दोनों के ये वास्तुकार थे। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली हमको भी पता है, आपको भी पता है, भारत की केंद्रीय राजधानी दिल्ली है। यहाँ के उपराज्यपाल हैं, चूँकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे भारत सरकार द्वारा एक उपराज्यपाल नियुक्त हैं, जिनका नाम है अनिल बैजल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। विधानसभा सीट 70 और लोकसभा सीट 7। बात करते हैं आज के अपने अगले पॉइंट की। आज ही के दिन 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। बहुत बड़ा बवाल। आप लोग हिस्ट्री की दृष्टि से देखिए, आज के दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई थी, जहां से हम लोग अपने कंपटीशन को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, क्योंकि नाम सबसे पहले इन्हीं का है। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा पॉइंट जान लेते हैं। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। उसी उड़ीसा में जहाँ कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जहाँ पे पुरी है। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और माता का नाम प्रभा देवी था। अब बात करते हैं कांग्रेस से इस्तीफे की। कांग्रेस के इस्तीफे में हुआ क्या भैया? इस्तीफा अगर देंगे तो पहले अध्यक्ष भी बनेंगे। तो पहले जान लेते हैं ये अध्यक्ष कब बने। 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ हरिपुरा में। कहाँ हुआ? 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ हरिपुरा में, जो कि कांग्रेस का 91वां अधिवेशन था। हरिपुरा में हुआ, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक कार्य चला। ये उग्र विचार के आदमी, वाइड सोच के आदमी कांग्रेस में ही थे गांधी जी। कहानी शुरू यहाँ से होती है। 1 साल बाद फिर कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होना था। कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव होना था। बहुत सालों से ये चुनाव हो नहीं रहा था, एक्चुअली सिर्फ नियुक्त कर दिया जा रहा था सर्वसम्मति से। इस बार गांधी जी पक्ष में थे नहीं सुभाष चंद्र बोस के। उन्होंने अपने विचारधारा के एक व्यक्ति पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस का बनाना चाहते थे अध्यक्ष। कब? 1939 की हम लोग बात कर रहे हैं। 1938 में वो एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके। कौन? सुभाष चंद्र बोस। किस में बने थे? हरिपुरा में। कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के 91वें अधिवेशन में बने। जब बात आती है 1939 में फिर से अध्यक्ष बनने की, तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। सीधी सीधी बात समझिए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस बने अध्यक्ष। उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का भी नाम शामिल है। उन्होंने पत्र लिख के गांधी जी से किया अनुरोध कि इनको ही बनने दो। कुछ प्रमुख वैज्ञानिक थे। उसके पीछे रीजन ये है कि जब 1938 में सुभाष चंद्र बोस बने, तो इन्होंने योजना आयोग की स्थापना की। सोचिए, उस टाइम पे 1938 में इन्होंने योजना आयोग की तब स्थापना की, और उसका अध्यक्ष किसे बनाया? तब जवाहरलाल नेहरू जी को। और इन्होंने एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना की। इसलिए वैज्ञानिक भी इनके सपोर्ट में, इनकी विचारधारा से प्रेरित कि भाई इन्हें ही अध्यक्ष बनाया जाए। पर गांधी जी ने
इस चीज़ को किया डिक्लाइन। और बहुत सालों बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए हुआ चुनाव। एक तरफ पट्टाभी सीतारमैया, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस। वोट पड़ा, हुआ परिणाम क्या? गांधी जी को या सबको यही लग रहा था कि गांधी जी जिसकी तरफ हैं अध्यक्ष उसका बनना तय है, पर परिणाम आया उससे उलट। 1580 मत मिले नेताजी को और 1377 मत मिले पट्टाभी सीतारमैया को। अर्थात सुभाष चंद्र बोस बन गए फिर अध्यक्ष। पर यहाँ पे हुआ एक ट्विस्ट। गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को ये कह दिया कि ये हार हमारी खुद की हार है। अब ये लाइन बोलना था। उन्होंने कहा कि अगर यही रहा, यही कंडीशन रहा कि इस हार पे आप सभी लोग सुभाष चंद्र बोस को मान लेते हैं कि वो अध्यक्ष बने रहेंगे, तो मैं इस कांग्रेस से हट जाऊंगा। अब भैया गांधी उस समय थे नेशनल हीरो। हुआ क्या? उस समय कांग्रेस कार्यकारिणी में थे 14 सदस्य, जिसमें से 12 ने दे दिया इस्तीफा। बचे 2, कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू और शरद बाबू। नेहरू जी तटस्थ हो गए, अर्थात कुछ भी नहीं, चुपचाप। शरद बाबू नेताजी के साथ में हुए। हुआ क्या? कंडीशन यही बनी रही, 14 से 12 इस्तीफा। सुभाष चंद्र बोस ने देखा स्थिति यही बन रही है। डेट आई आज की 29 अप्रैल 1939। अधिवेशन हो रहा था। कहाँ? त्रिपुरी में एक मीटिंग हो रही थी। गांधी जी आए नहीं उसमें। सुभाष चंद्र बोस जी को लगा नहीं ये हुआ ही होगा उस समय, क्योंकि गांधी जी उस समय एक नेशनल हीरो थे पूरी तरह से। उनके ना आने की वजह से कोई इनका सहयोग कर नहीं रहा था उस मीटिंग में, जो कि त्रिपुरी में हो रही थी आज ही के दिन। भाई साहब ने सोचा समझा और दे दिया इस्तीफा। इसके बाद इन्होंने क्या किया? आज ही के दिन 29 अप्रैल 1939 में दिया इन्होंने कांग्रेस से अध्यक्ष पद से इस्तीफा। और कांग्रेस के अंदर ही इन्होंने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। इसका परिणाम ये हुआ कि इनको थोड़े दिन बाद कांग्रेस से निकाल दिया गया। हालांकि फॉरवर्ड ब्लॉक बाद में इनकी राजनीतिक पार्टी रही। फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी। ये फॉरवर्ड ब्लॉक अलग हुई कांग्रेस से, ये चलती रही। और सुभाष चंद्र बोस जी ने 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट नारे दिए। पहला नारा आप सभी को पता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और दूसरा जो भारत का राष्ट्रीय नारा बना आगे चल के, वो नारा था जय हिंद। ये जो जय हिंद नारा है ये किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ध्यान रखिएगा। कांग्रेस की अगर थोड़ी सी बात कर लें तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1985 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। और कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस की बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। अभी पिछली बार यूपी SSS का यूथ विकास कल्याण अधिकारी के पेपर का ये क्वेश्चन है कि कांग्रेस की पहली मीटिंग या पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में बॉम्बे में, जो कि है। उस समय 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी को। तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। स्थापना की थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। कब की थी? 28 दिसंबर 1985 को। यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। आज ही के दिन 1930 में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुई। टेलीफोन के जनक कौन थे? टेलीफोन के जनक थे ग्राहम बेल। टेलीफोन के जनक थे ग्राहम बेल। बेल लैब अमेरिका में है, अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में चर्चा किया था, जो कि ग्राहम बेल द्वारा ही स्थापित किया गया था। तो टेलीफोन के आविष्कारक कौन हैं? ग्राहम बेल। कब किए थे टेलीफोन का आविष्कार? 2 जून 1875 को। हम लोग बात कर रहे हैं ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की। आइए देख लेते हैं ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया कहाँ कहाँ है। ये ऑस्ट्रेलिया है, साफ साफ दिख रहा है, और ये है ब्रिटेन।
अब विचार करिएगा आप लोग, टेलीफोन सेवा स्थापित कैसे हुई होगी, तार कैसे बिछाए गए होंगे। बात करते हैं और अगले पॉइंट की। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है इंग्लैंड। ये जितना एरिया आपको कलर दिख रहा है ये पूरा है यूके, जिसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और ये नॉर्थ का जो ये आयरलैंड का एरिया है ये भी यूके का ही पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया भी देख लेते। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। पिछली वीडियो में हमसे गलती हो गई थी, हमने राष्ट्रपति बोल दिया था, तो ये ध्यान रखिएगा। बोरिस जॉनसन वहाँ के प्रधानमंत्री हैं और अभी अभी ये कोरोना से फ्री होके बाहर आए हैं। यहाँ की मुद्रा है पाउंड। अभी हमने बात की थी स्टर्लिंग की, स्टर्लिंग भी यहीं की मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, मैप में आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप की तरह। यहाँ की राजधानी कैनबरा है। राष्ट्रपति वर्तमान में है स्कॉट मॉरिसन और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आज के और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। आज ही के दिन 1945 में जापान की सेना ने रंगून को छोड़ा। रंगून के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग कर लेते हैं। रंगून कहाँ है? रंगून ये म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, बहादुर शाह जफर को यहीं दफन किया गया था और नेताजी द्वारा जो आज़ाद हिंद फौज थी उसका मुख्यालय कहाँ था? रंगून में ही। रंगून में आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय था और यहीं पे बहादुर शाह जफर जो कि मुग़ल वंश के अंतिम शासक थे या अंतिम राजा कह लीजिए, क्योंकि स्थिति उनकी राजा की भी नहीं रह गई, अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें वहाँ पे भेज दिया गया था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद विद्रोही घोषित करके, और ताउम्र वो वहीं रहे और वहीं पे उन्हें दफना दिया गया। म्यांमार की एक प्रमुख नेता हैं जिनका नाम है आंग सान सू, जिन्हें 1999 नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। इस बार का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है शांति के क्षेत्र में? तो इथोपिया के राष्ट्रपति हैं कौन? अबी अहमद अली। इथोपिया कहाँ है? इरिट्रिया से सटा हुआ अफ्रीकी देश है। वर्तमान में म्यांमार की राजधानी क्या है? वर्तमान में म्यांमार की राजधानी नेपिडो है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। आज ही के दिन 1997 में रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लागू हुआ। आज ही के दिन 29 अप्रैल 1993 को पहली बार बकिंघम पैलेस को आम जनता के लिए खोला गया और उसे देखने के लिए 8 पाउंड का टिकट लगाया गया था। और पॉइंटों की, आज ही के दिन 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी बार क्रिकेट विश्व कप जीता। अंतिम पॉइंट की बात करते हैं। आज ही के दिन 1813 में अमेरिका में JF हमेल ने रबर का पेटेंट करवाया। पेटेंट के बारे में हम लोगों ने बौद्धिक संपदा के टॉपिक में बात की थी कि पेटेंट क्या है? जिस पे अपना एकाधिकार करवाया जाए, जिस पे अपना एकाधिकार हो वही पेटेंट कहलाता है। पेटेंट का मतलब ही एकाधिकार से है। बात करते हैं आज के प्रश्न की, जो कि हम हर वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आते हैं और इस उम्मीद के साथ आते हैं कि आप लोग अपना जवाब अवश्य देंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, और अगर आप बता पाएँ तो कहाँ की गई थी ये भी बताइएगा। और हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूर्णतः देखिए। जो सुझाव हो वो सुझाव हमको देते रहिए, कमेंट में पिन करते रहिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से PDF ले सकते हैं। आशा करते हैं आज का सेशन आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पूरी मेहनत के साथ वीडियो बनाई जा रही है, पूरी मेहनत के साथ आप लोग सहयोग करिए। हम आगे अभी काफ़ी प्रक्रियाएं चल रही हैं जिसको लेके हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट होंगे। बहुत ही विस्तृत अध्ययन हम लोग इस चैनल के माध्यम से करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं कल कुछ और रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।